नीट के बच्चों के बारे में हमको बात करनी है बेसिकली। वो बच्चे, क्योंकि अभी एग्जाम भी आने वाला है बच्चों का, तो उनको कुछ गाइडेंस चाहिए होती है लास्ट टाइम पे जी। और क्योंकि आपका 42 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो उनको आप क्या किस तरीके से गाइड करना चाहते हैं, तो उस पर मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप बच्चों को जिस तरीके से आज तक गाइड करते हुए आए हैं वैसे ही आज भी आप मार्गदर्शन उनको प्रदान करेंगे। जी। तो मेरा पहला जो प्रश्न है आपसे वो है कि आज के समय पर कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा नाम बन चुका है, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा सीख रहे हैं या सिर्फ ज़्यादा पैसे दे रहे हैं? एजुकेशन को एजुकेशन इंडस्ट्री का नाम दे देंगे तो एजुकेशन वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट एन इंडस्ट्री। देखिए, एजुकेशन का मतलब होता है कि एक नए समाज को गढ़ना, समाज को एक दिशा और दशा देना, ये शिक्षक का काम होता है। अगर आप प्रोफेशनल कोचिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, तो जिस प्रोफेशन में वो जाने वाला है, जैसे नीट करके मेडिकल में जाने वाला है, तो मेडिकल प्रोफेशन में उसको क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसको एग्ज़ाम निकालने के लिए, नीट करने के लिए उसको एकेडमिकली क्या क्या करना है, आपको ये तो पता नहीं है, लेकिन उसको आपको इथिक्स भी बताना है। मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम ये देखना नहीं है कि सोसाइटी कहाँ जा रही है, मेरा काम ये देखना है सोसाइटी को कहाँ जाना चाहिए। लेकिन जब मैं शिक्षक के तौर पर शिक्षा ना देने के बजाय मैं इंडस्ट्री के रूप में आ जाऊं, तो फिर शिक्षा मेरे लिए व्यवसाय हो जाता है। शिक्षा मेरे लिए फिर वो व्यापार है, और जब व्यापार होता है तो व्यापार का उद्देश्य एक ही होता है, लाभ। तो सिर्फ कमाई उसका एक ही चीज होता है। तो अगर मैंने शिक्षा को व्यापार में कन्वर्ट कर दिया, तो जो बच्चा है वो मेरे लिए कमोडिटी है, वो मेरे लिए माल है। तो जब वो आएगा, मेरे एडमिशन लेगा, तो मैं सोचूंगा माल आ गया, माल को कितने में बेचना है, कितना करना है, इस पर कितना खर्च करना है, मैं उस पर पूरा ध्यान दूंगा। लेकिन अगर मैं उसको शिक्षक के रूप में देखूंगा, एकेडमिकली देखूंगा, व्यापार में नहीं देखूंगा, तो वो बच्चा मेरे लिए जो है मेरी जान होगा। तो शिक्षक के लिए और एक व्यवसाय शिक्षक के लिए फर्क यह होता है, एक के लिए वो जान होता है, एक के लिए वो माल होता है। मैं अपने बच्चों को जान की तरह चाहता हूं, पुराने जमाने में भी यही होता था। तो जब तक आप जान की तरह चाहेंगे तो आप बच्चे के लिए अपनी जान लगा देंगे, और जब आप माल की तरह चाहेंगे तो फिर आप ये सोचेंगे इससे फायदा कैसे हासिल करना है। तो आज की तारीख में बिजनेसमैन इस फील्ड में उतर आए और वो सोचते हैं कि बहुत इसमें काफी कमाई है, जल्दी से जल्दी कमाई हो सकती है, और उसमें MBA सब आ चुके हैं। उसमें एकेडमिशियन कम है, मैनेजमेंट पूरा MBA संभालते हैं। तो MBA का एक ही काम होता है, फायदा हासिल करना, इंडस्ट्री को, उनकी इंस्टीट्यूट को फायदा पहुंचाना। तो फिर वो इस तरह से अपनी प्लानिंग करते हैं जिसमें शॉर्टकट मार के किसी भी तरह से बच्चे को फायदा हो जाए, बस उससे कोई मतलब नहीं। तो एजुकेशन का कोई फायदा आज की तारीख में जो बिजनेसमैन ने इसको पकड़ लिया है, एजुकेशन में फायदा नहीं पहुंचा पा रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें बिजनेसमैन आ गए हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि जिस तरीके की फीस बच्चों से ली जाती है, उस हिसाब का बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं? आप फीस तो लगातार बढ़ती चली जा रही, गवर्नमेंट उस पर लिमिट लगाती है, लेकिन फीस लगातार बढ़ती जा रही। उस फीस बढ़ने का एक रीजन है, लॉजिकल रीजन है, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, किराया बढ़ रहा है, कन्वेंस बढ़ रहा है, बच्चों का GST लग रहा है, बच्चों के आप जो एग्जाम करवाएंगे उसके लिए आपका प्रिंटिंग का खर्चा है और फैकल्टी का खर्चा है। अच्छी फैकल्टी आपको कीमत में ही मिलती है, कोई सस्ती फैकल्टी नहीं मिलती, कीमती फैकल्टी जो है आपको अच्छी वाली कीमत में ही मिलती है। इस सब का खर्चा बहुत है। अब इस खर्चे को पूरा करने के लिए आपको बच्चे से फीस लेना पड़ेगी। अब अगर आप फीस नहीं लेते बच्चे से और गवर्नमेंट के हिसाब चले कि नहीं साहब फीस कम लीजिए, तो बाकी तो खर्चे गवर्नमेंट कम कर नहीं रही, आपसे वो पूरा ले रही है। जैसे GST है, 18% GST है, एजुकेशन है, उस पर 18% GST लगी। तो अब वो जो बच्चा आपके पास आया है, गवर्नमेंट सोच रही है हम कोचिंग वालों से GST ले रहे हैं, कोचिंग वाला बच्चे की जेब में हाथ डाल के GST निकाल रहा है। तो टोटल मिला के खर्चे बहुत हैं, इंस्टीट्यूट को चलाने में खर्चे बहुत। जो इंस्टीट्यूट बहुत कम खर्चे में अगर इंस्टीट्यूट चला रहा है और बच्चे से फीस भी बहुत कम ले रहा है, आप यकीन मानिए बच्चे के रिजल्ट पे कंप्रोमाइज कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर एक इंस्टीट्यूट को बच्चे को पढ़ाने के लिए और नीट अच्छे लेवल पर निकालने के लिए उसको एक बच्चे पर 1.5 लाख रुपया अगर वो ले रहा है फीस, उसमें कम से कम वो 1,20,000 के करीब खर्च कर रहा होगा। अब उसने इतना खर्च कर दिया, ठीक 1,20,000 खर्च कर रहा है, और एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो कह रहा है मैं सिर्फ आपको 20,000 में एडमिशन दे देता हूं, मैं 20,000 पढ़ा दूंगा। आपको मालूम है 20,000 में खर्चे नहीं निकलेंगे। वो क्या करेगा, आपके रिजल्ट के साथ पूरा कंप्रोमाइज कर जाएगा।
ना वो आपको उस लेवल की कोचिंग देगा, ना उस लेवल के टीचर पकड़ेगा जो रिजल्ट दे सके। वो कहीं से भी टीचर को, जिनको कोई एक्सपीरियंस ना हुआ, लेकिन वो टीचर दे देगा और बच्चे का रिजल्ट नहीं आएगा। और वो ये सोचता है भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल रहा है कम से कम हमें ये तो मिल रहा है, रिजल्ट नहीं है तो क्या हुआ, हमारी दाल रोटी चल रही। उस चक्कर के अंदर इन्होंने माहौल को और खराब कर दिया। तो पैसा तो लगता है कोचिंग में, बिना पैसे के आप पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छा टीचर पैसा मांगता है, अच्छा डॉक्टर जैसे पैसा मांगता है। हम डॉक्टर बनाने के लिए भेज रहे हैं, अच्छा डॉक्टर तो फीस लेता है, तो ये भी लेता है। इसी कारणवश अगर देखा जाए तो कोटा कोचिंग का एक हब बन गया है, लेकिन किसी सिटी का हब बनना, कोटा सीकर जैसे जो शहर हैं बड़े, वहां पर क्या अच्छे टीचर्स मिलने की गारंटी होती है? अच्छा टीचर और शहर ये दो अलग चीजें। शहर चलता है सिर्फ एक माउथ पब्लिसिटी से। नॉर्मली क्या होता है, ईश्वर ने हमको इंसान बना के पैदा किया। इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल दुनिया में कोई नहीं है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हम हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि सबसे इंटेलिजेंट एनिमल अपने डिसीजन भेड़ों की तरह लेता है। भेड़ एक के पीछे एक चलती है, तो हम इंसान हैं, हमें अपने खुद सोचना चाहिए, लेकिन हम भेड़ों की तरह लेते हैं। और एक शर्मा जी के लड़के ने बहुत परेशान करके रखा है। एग्जाम्पल में शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, शर्मा जी का लड़का तो वहां गया था। इस शर्मा जी के लड़के ने बहुत परेशान किया हुआ। तो होता क्या है, शर्मा जी का लड़का अगर वहां पढ़ के आया तो उसके साथ में जितने वर्मा जी के लड़के हैं और बाकी सब पीछे जाएंगे। अभी लोगों को इस वाली बात का एहसास नहीं होता कि सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये देखिए कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सिटी छोड़िए, आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, चाहे कोई सी भी सिटी हो, उसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और उन टीचर्स का पीछे की साइड में रिकॉर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कितने बच्चे उनके इनरोल्ड थे, उन्होंने एग्जाम दिया और कितने निकले। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कितने निकले, क्योंकि अगर आप ये नहीं बता सकते तो आप गड़बड़ है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो देखा था, आपने भी शायद देखा हो। एक इंस्टीट्यूट के मालिक बोल रहे थे, ऊपर वाला का एहसान है, हमारे पास 3 लाख बच्चे इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हैं और हमारा प्लान ये है कि हम 1-2 साल में 5 लाख करेंगे। तो जो 3 लाख बच्चों का कह रहे हैं, उनके सिलेक्शन को चेक कीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज में मुश्किल से 1000 के अंदर अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में उनके एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन हुए। अब 1000 को अकेले देखो आप, लोग कहेंगे 1000 सिलेक्शन, इतने सारे, ये तो बहुत सारे। वो पेज में, पेपर में देंगे तो पेज पलटते चले जाएंगे, दीवार पे छापेंगे तो कई दीवारें लग जाएंगी, उनके फोटो इतने देखेंगे। लेकिन पूछो तो कितने में से 1000 थे? 3 लाख में से अगर आपके 1000 निकले हैं तो 2,99,000 नहीं निकले। पूरा इंडिया का बच्चा 1000 को देख रहा है, क्यों रे वहां से 1000 निकले, ये नहीं देख रहा कि 2,99,000 का क्या हुआ। और इस चक्कर में बच्चा वहां लाइन लगा लेता है। अच्छा, वो क्योंकि वो बिजनेसमैन है, बिजनेस का उसूल है ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो 2,99,000 को खुश रखते हैं। वो उनको उस लेवल की पढ़ाई करवाते ही नहीं है। उनको क्लास में वो गाने भी गाएंगे, वो डांस भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, बच्चा खुश रहना चाहिए। तो बच्चा जब सिलेक्ट नहीं होता, घर आता है तो माँ बाप कहते हैं कि भैया ये तो गड़बड़ हुई तुम्हारे साथ। तो वो कहता है मम्मी कोचिंग की प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही नहीं कर पाया। यानी साइकोलॉजिकली उन्होंने बच्चे को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया कि वो अपने फेलियर को फेलियर मान भी नहीं रहा। वो सोच रहा है कि मेरी गलती है। गलती कोचिंग वाले ने, उसने आप पे फोकस ही नहीं किया। उनका ध्यान उन लोगों पे था 1000 पे जो रिजल्ट दें और पूरी इंडिया के 3 लाख बच्चों को खेचें। और वो 2,99,000 दोबारा अगले साल फिर से जाते हैं, उसमें नहीं कोई दूसरे में जाएंगे, फिर जाएंगे 2-3 ड्रॉप ले लेंगे और फिर शर्म की वजह से कि अब क्या करें, लोग कहेंगे कि अभी भी नहीं हुआ, तो किसी और शहर में कहीं और चले जाएंगे और उनकी पढ़ने की आदत खत्म हो चुकी होती है, वो पढ़वाते तो हैं नहीं। और बच्चा आखिर में या तो बीडीएस करेगा, डेंटल लेगा, जो आयुर्वेद करेगा या बीएससी करेगा। तो इसलिए सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। भोपाल के अंदर ही अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे 3rd रैंक भी रही है, यहाँ पर 9th भी है, यहाँ पर 11th भी है, 15th भी रही है, 17 है, 19 है, 21 है, 29 है, 45 है, यहाँ तो लाइन लगी हुई है, 44 है। इतनी रैंक जो है 50 के अंदर 51 है, 50, 49 है।
यहाँ पे भोपाल में इतनी रैंक रही है, तो लास्ट ईयर ही 45 रैंक थी भोपाल के अंदर। तो कहने का मतलब हुआ कि शहर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है आप सिर्फ कोचिंग में ये देखिए कि कोचिंग में टीचर्स ने जो पढ़ाया है उनके कितने बच्चे थे और कितने निकले, ये कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बताता। जैसे हम अपना, क्योंकि मैं अपने ही बताऊंगा, तो मैं जब अपना रिजल्ट हम देते हैं तो हम बताते हैं इतने बच्चों में से इतने निकले, ताकि आपको पता चले हमारा परसेंटेज रेशियो, सिलेक्शन रेशियो कितना है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कहा हमारे पास लिमिटेड थे बच्चे, लेकिन बताता नहीं है कि लिमिटेड मतलब कितने, तो आप बताते नहीं। आप बताओ, गवर्नमेंट को लोगों पे कंपलसरी कर देना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, आपके जितने बच्चे निकले आप बताइए एनरोल में से कितने निकले, तब हम मानेंगे कि आपने सही बच्चों के साथ में इंसाफ किया। 97% बच्चा नहीं निकलता, सिर्फ 3% निकलता है जो खुद अपनी मेहनत करता है, इसलिए शहर से कोई मतलब नहीं।